हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर और हिंदी लैंग्वेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो मेनली आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा, और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है और पेमेंट आपने दिए हुए नंबर पर आपने व्हाट्सएप कर देनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले बात करते हैं हिंदी के जो क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वे टोटल आपसे 20 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें 20 क्वेश्चन में क्या होता है, जो 15 क्वेश्चन होते हैं वे आपके हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, और जो 5 क्वेश्चंस होंगे और बचे हुए जो 5 क्वेश्चंस होंगे वे आपके पैराग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, इस 5 क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। आपने उस पैराग्राफ को रीड करके जो है वो आपने उन क्वेश्चंस के जो है वो आपने आंसर देने हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछे जाते हैं। 15 जो हैं वो आपके हिंदी ग्रामर के रिलेटेड होते हैं, और 5 जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पैराग्राफ से रिलेटेड होते हैं। पैराग्राफ पढ़ के आपने उन 5 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। इन 5 क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, पैराग्राफ को 2 या 3 बार जो है वो रीड करना है, और बिल्कुल आराम से आपने इन क्वेश्चंस के जो है आंसर देने हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स जो है बिल्कुल आपके फ्री के मार्क्स हैं। तो ये आपने एक भी क्वेश्चन जो है वो इसमें आपने गलत नहीं करना है। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी बुक या आप बुक से या प्रैक्टिस कर सकते हो या इंटरनेट से। ठीक है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का, बोला गया कि मूर्धन्य व्यंजन जो है इनमें से कौन है। ठीक है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, और जिन एस्पिरेंट्स ने कंप्लीट स्टडी मटेरियल परचेज़ किया है उसमें ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जिन्होंने भी परचेज़ किया उसमें ये सब कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो मूर्धन्य व्यंजन जो है इनमें से कौन है। अब मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, अब आपको पता है उच्चारण की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को जो है वो 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब 8 वर्ग कौन कौन से हैं, कंठ्य व्यंजन हो गया, तालव्य व्यंजन हो गया, मूर्धन्य व्यंजन हो गया, दंत्य व्यंजन हो गया, ओष्ठ्य व्यंजन हो गया, दंतोष्ठ्य व्यंजन हो गया, वत्स्य व्यंजन हो गया, और काकल्य व्यंजन हो गया। ठीक है, अब मूर्धन्य व्यंजन होते कौन से हैं। अब सिंपल सा वे है, जब कठोर तालु के मध्य भाग, जो कठोर तालु है हमारा, कठोर तालु के मध्य का भाग जो है वो मूर्धा कहलाता है। या फिर सिंपल सा वे में कहा जाए, जब जीभ की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन जो है वो कहा जाता है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल आ गए आपके ट ठ ड ढ ण। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, जब हम ट ठ ड इनको बोल रहे हैं, इनका उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जीभ की उल्टी हुई नोक का निचला भाग जो है वो मूर्धा से स्पर्श करता है, ट ट। ठीक है, जब हमारी जीभ का जो अगला भाग है वो कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है मूर्धा के साथ। ठीक है, तो ट ठ। अब उच्चारण करके पता लग रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ट जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ट जो है वो आपका मूर्धन्य व्यंजन है। उसी तरह कंठ्य व्यंजन, कंठ में क्या होता है, कंठ में जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है। ठीक है, जैसे क ख ग,
उच्चारण कर रहे हैं, तो जीभ का जो पिछला भाग है वो कहाँ स्पर्श टच हो रहा है, ये हो रहा है आपका कोमल तालु के साथ, ठीक है, नाम से ही साफ है। ओष्ठ में क्या होगा, ओठ, ओष्ठ व्यंजन में क्या होगा, जब दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का जो है वो अवरोध होता है, जैसे प फ फ, ठीक है, दोनों ओष्ठों का जो है वो प्रयोग हो रहा है, तो वो ओष्ठ्य व्यंजन हो गया। दंत व्यंजन में क्या होगा, दांतों को स्पर्श करती है जीभ की नोक, ठीक है, जैसे त थ द ध न। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके हमने कंप्लीट भी डिस्कस किया था ये पहले। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, जब जीभ की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धता से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन जो है वो कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं विशेषण के बारे में। तो विशेषण जो होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है, इतना आपने याद रखना है। और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अभी बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। ये जो है वो विशेषण के भेद हैं। विशेषण के जो है मेनली जो है वो 4 भेद हैं, ठीक है। 4 भेद कौन कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया और सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, अब सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, मात्रा यानी कि नाप तोल, ये आपने आपने नोट कर लेना है। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी कि नाप तोल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण जो है वो कहा जाता है। अब परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वे आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, ठीक है। अब निश्चित नाम से ही साफ है, निश्चित मतलब, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें निश्चित है, एक फिक्स है, 1 लीटर, 10 मीटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा क्या होगा, मात्रा यानी कि नाप तोल का बोध होता है, नाप तोल, ये आपने नोट करना है। उसी तरह अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, अनिश्चित, अब नाम से ही साफ है, अनिश्चित मतलब, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें जो है वो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है वो कहा जाता है। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा, ठीक है, ये जो है थोड़ा अनिश्चित है, बहुत अनिश्चितवाचक है, अधिक अनिश्चितवाचक है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। जैसे गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, गुणवाचक विशेषण में होता है जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण और बोध दोष का बोध होता है, ठीक है। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण और दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे भाव, भाव में क्या होता है, कायर, बलवान, काल, अगला, पिछला, नया, पुराना, ठीक है। तो जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण और दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उसी तरह बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण में। तो संख्यावाचक नाम से ही साफ है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए। अब संख्यावाचक विशेषण जो है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक, निश्चित में क्या होता है, निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। अनिश्चितवाचक में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए, मुझे दे दो, ठीक है, कुछ, इसमें क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है। उसी तरह विभाग बोधक में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है, ठीक है। विभाग बोधक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है, जैसे
प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े, ठीक है, ये कौन सा है आपका विभागबोधक विशेषण है। उसी तरह लास्ट में बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। जो सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण जो है वो कहा जाता है। जैसे यह, वे, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ठीक है, ये जो है वो आपके सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह लड़का बदमाश है, तो वह जो है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, ठीक है, वे नेता विधायक है, तो ये जो है वो आपके सार्वनामिक विशेषण है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया कि अधिकरण की जो विभक्ति है वे क्या होगी, ठीक है, तो कार्य का आपने पढ़ा होगा। तो अधिकरण की जो विभक्ति होगी वे क्या होगा, वे पर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अधिकरण की जो विभक्ति होती है, जैसे अधिकरण की बात करते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार जो है वो सूचित होता है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग, इसके कारक चिन्ह में पर है, में और पर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, में और पर जो है इसका विभक्ति है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो कारक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कारक क्या होते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, वाक्य में जिस शब्द का जो संबंध है वे क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। इन्हें विभक्ति या परसर्ग, परसर्ग मतलब बाद में जुड़ने वाला भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं और इन्हें विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। हिंदी में जो है मेनली जो है वो 8 कारक जो है वो माने गए हैं, ठीक है, 8 कारक जो है वो माने गए हैं। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक जो है ये माने गए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वे क्या होगा, ठीक है, तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 34 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। आलसी जो है, आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वे क्या होगा, वे आपका आलसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब विशेषण जो होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें जो है वो विशेषण कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो और विशेषण जो होते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जो है वो जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है राम बहुत तेज दौड़ता है, एग्जाम्पल है राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज जो है वो आपका विशेषण है, राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज जो है वो आपका विशेषण है, बहुत जो है वो प्रविशेषण है और राम जो है वो विशेष्य है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द जो है वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होगा वे क्या होगा, वे आपका आलसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि बाल का जो स्त्रीलिंग होगा वे क्या होगा, ठीक है। अब बाल का जो स्त्रीलिंग होगा, पहले तो बात कर लेते हैं लिंग के बारे में, ठीक है। तो लिंग शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है। तो जिस चिन्ह द्वारा ये जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के, तो अब लिंग का जो अर्थ होता है वे चिन्ह होता है, यानी कि जिस चिन्ह द्वारा ये माना जाए कि अमुक शब्द जो है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो
उसे लिंग कहा जाता है। हिंदी में जो है वो लिंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग हो गया और एक स्त्रीलिंग हो गया। अब पुल्लिंग में क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, ठीक है। स्त्रीलिंग में जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाल का जो स्त्रीलिंग होगा, तो बाल का जो स्त्रीलिंग होगा वे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाला, ठीक है। बाला जो है वे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल का जो स्त्रीलिंग होगा वे आपका बाला होगा। उसी तरह अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो साधु का जो स्त्रीलिंग होगा, ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, तो साधु का जो स्त्रीलिंग होता है वे आपका होता है साध्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो साधु का जो स्त्रीलिंग होगा वे क्या होगा? वे आपका साध्वी होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? पहले आपको बताया क्रिया के जो है वो दो भेद होते हैं। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना जो है वो समझा जाए उन्हें क्रिया कहा जाता है। और क्रिया के जो है वो दो भेद हैं, ठीक है। क्रिया के दो भेद हैं, एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। तो सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल जो है वो कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें कर्मक क्रिया जो है वो कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, इस वाक्य में अध्यापक जो है वो करता है और द्वारा पीटने के कार्य का फल लड़के पर पड़ा, ठीक है। लड़का मतलब कर्म है, तो अतः इस वाक्य में स्कर्मक क्रिया है। अब क्वेश्चन में स्कर्मक क्रिया का बोला गया था। स्कर्मक क्रिया में क्या होता है कि कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, अभी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 का जो आंसर हो जाएगा अभी आपका हो जाएगा तड़पाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कर्म क्रिया कौन सी होगी? आपकी तड़पाना। नेक्स्ट उसी तरह अकर्मक क्रिया में क्या होता है? अकर्मक क्रिया में जो होता है वे आपका जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, ठीक है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल जो है वो कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया जो है वो कहा जाता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी पर पड़ता है जो कि करता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है वो अभिकारी शब्द जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अभिकारी शब्द कौन होते हैं? जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होता है उन्हें अभिकारी शब्द जो है वो कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि तालव्य व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो तालव्य व्यंजन अभी हमने डिस्कस किया है। तालव्य व्यंजन में क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, ठीक है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव का जो अग्र मतलब आगे का जो भाग है वे कठोर तालु को स्पर्श करता है तो तालव्य व्यंजन कहलाता है। जैसे च, छ, ज, झण, श, य, ठीक है। ये जो है वो तालव्य व्यंजन है। तालु से आपने संबंध याद रखना है। तो जब हम किन्हीं वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का जो आगे का जो भाग है वे कठोर तालु को स्पर्श करता है। जैसे हम च बोल रहे हैं च, तो आगे का जीभ का जो आगे वाला भाग है वो कठोर तालु को स्पर्श कर रहा है, तो च आ गया, ठीक है। तो ये आपका तालव्य व्यंजन हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह बात करते हैं जो ट वाला है, ट वर्ग जो है इसमें जो है वो आपका ट ठ ड ढ न, तो मैंने पहले ही बताया था इसमें क्या होगा? आपका मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में कौन सा व्यंजन हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। बात करते हैं प फ ब, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका ओष्ठ होगा, ठीक। क्या होगा? ओष्ठ्य व्यंजन होगा। इसमें आपका ओष्ठ्य व्यंजन हो जाएगा। त थ,
ठीक है। थ में क्या हो जाएगा, नाम उच्चारण करके ही पता लग रहा है, दंत्य व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा व्यंजन हो जाएगा, दंत्य व्यंजन हो जाएगा। ये आपको पता लग गया होगा। तालव्य व्यंजन कौन सा आया आपका, ऑप्शन नंबर सी, च छ ज। जब हम व्यंजनों का उच्चारण किस में, जो जीभ का जो आगे का भाग है वह कठोर तालु को स्पर्श करता है, तब जो है वो आपको तालव्य व्यंजन कहलाता है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है। तो तत्सम शब्द की बात कर लेते हैं। तो तत्सम शब्द यानी कि तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान या अर्थात संस्कृत के समान। ठीक है, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, मतलब कई शब्द ऐसे हैं जो कि, तो हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं और वो ज्यों के त्यों मतलब प्रयुक्त हो रहे हैं, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं है। जैसे उनका प्रयोग जो है वो संस्कृत में होता था, बिल्कुल वैसे सेम जो है वो हिंदी में प्रयोग हो रहा है। तो उन शब्दों को जो है वो तत्सम शब्द जो है वो कहा जाता है। जैसे राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा। ठीक है, ये जो है वो आपके तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन में कौन सा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूर्ण जो है वो आपका तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि हास्य पद का जो संधि विच्छेद होगा वे क्या होगा। तो हास्य पद का जो संधि विच्छेद होगा वे आपका होगा हास्य प्लस आस्पद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा प्लस अंशु यानी कि सुधांशु का उदाहरण क्या होगा। तो ये कौन सी संधि का होगा, ये आपका होगा आपका दीर्घ संधि का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिटेल में डिस्कस किए थे संधि के। कंप्लीट स्टडी मटेरियल में भी आपको ये टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन अगली जो वीडियोस आएंगी हिंदी की उसमें हम इनको भी एक बार फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो संधि होगी, ठीक है, संधि के एग्जाम्पल होगी, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्न चलते हैं। मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर। ठीक है, तो मिलावट में जो प्रयुक्त प्रत्यय है, तो मिलावट में जो प्रयुक्त प्रत्यय होगा वे क्या होगा, वे आपका होगा आवट में मेल प्लस आवट यानी कि ये आवट जो है वो आपका प्रत्यय है। ठीक है, मिलावट में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि एक प्रत्यय जोड़कर बनाया गया जो शब्द है। तो एक प्रत्यय एक जो है वो प्रत्यय आपको पता है शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। तो एक लग गया आपका दैनिक में। ठीक है, किसमें, दैनिक में। यहाँ पर एक प्रत्यय है, ये आपने याद रखना है। प्रत्यय और उपसर्ग हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस किए थे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दुबला शब्द में। तो दुबला शब्द में आपने बताना है कि उपसर्ग कौन सा है। उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगते हैं, तो दू जो है आपका उपसर्ग है। ठीक है, दू जो है वो आपका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये तो हो गए आपके 15 क्वेश्चन जो थे वो हिंदी ग्रामर और हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड पूछे गए थे। अब जो बाकी के जो 5 क्वेश्चन आते हैं वे आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न संख्या 46 से लेकर 50 तक बोला गया होगा कि निम्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे ये आपके पास पैराग्राफ दे दिया है, ये पैराग्राफ है और नीचे इसके क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे ये 3 4 5 क्वेश्चन ये दिए हैं, तो ये बिल्कुल आपके फ्री के मार्क्स हैं। ये जो पैराग्राफ वाला है ये आपके 5 मार्क्स जो है बिल्कुल फ्री के हैं। ये आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक 2 या 3 बार रीड करना है क्वेश्चंस को, सॉरी पैराग्राफ को, और उसके बाद आपने क्वेश्चंस के जो है वो अपने आंसर देने हैं। बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। बाकी जितनी प्रैक्टिस आप इन पैराग्राफ की करोगे आपको उतना ही बेनिफिट जो है वो एग्ज़ाम में मिलेगा। इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही है। 15 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाएंगे और 5 जो होगा वो आपके इस टाइप का ही पैराग्राफ दिया होगा। 5 क्वेश्चन आपने उन क्वेश्चंस के उस पैराग्राफ को पढ़ के उन क्वेश्चंस के जो है वो अपने आंसर देने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, जो मेरे लिए आपको आगामी HPU BEd एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस और टॉपिक जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट व्हाट्सएप कर पेमेंट इसी नंबर पर करनी है, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे भी आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी।
पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, गर्ल्स को अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल HPB एंट्रेंस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इसी नंबर पर जो है वो सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।